बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के कब्जे से 10 किलो आईईडी और 2 हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस और 62 आरआर के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। अनंतनाग के सिमथन बिजबहाड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के दरमियान एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है और जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को सिमथन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की जानकारी मिली, जिसके बाद इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोरबी में पुल हादसे वाली जगह का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा और राहत कर्मियों से मुलाकात की और गुजरात के गृह मंत्री से वस्तु स्थिति को समझा। इसके बाद वो एक्सीडेंट साइट से सीधे अस्पताल गए और पुल हादसे में बचे घायलों से मुलाकात की। अस्पताल में घायलों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर्ती सभी घायलों से उनका हालचाल पूछा। मोरबी पुल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने मोरबी में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें पुल दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की गई। बता दें कि 30 अक्टूबर की शाम मोरबी में हुए पुल हादसे में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 135 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। तो गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। ये भ्रष्टाचार का मामला है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को आखिर पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? केजरीवाल ने कहा कि एफआईआर में ना कंपनी और ना ही उसके मालिक का नाम है। मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था। उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को काफी समय से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया। वहीं एक बार फिर मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक बार फिर सलमान को धमकी मिली है। ये वही गैंग है जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोपी है। ऐसे में राज्य सरकार एक्टर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती और इसीलिए उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सलमान खान के अलावा महाराष्ट्र
के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है। इसी के साथ दोनों वीआईपी के साथ 4 हथियारों से लैस सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे रहेंगे। बिहार की 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों गठबंधनों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मोकामा में चुनावी सभा की और लोगों को सीएम नीतीश कुमार का संदेश सुनाया। दोनों नेताओं ने कहा कि सीएम नीतीश चोट की वजह से यहां नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा है। महागठबंधन के नेताओं ने जोर लगाया तो वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। मनोज तिवारी के साथ मंच पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेता मौजूद थे। मनोज तिवारी ने लोगों के बीच गीत भी गाया। को भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ आना था, लेकिन आप सबको मालूम है कि उनके स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाए। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है, इस कारणवश नहीं आए हमारे साथ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना कैलस धोखा, अरे यूपी चाहे बिहार में, अरे चाहे मोकामा दर्दे भदौर बयार में। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को सरकार ट्रेनिंग देगी। माली योजना के तहत रोजगार से जोड़ने के लिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी सरकार का दावा है कि वो 1 लाख रोजगार हर साल देगी। रोजगार मुहैया कराने के इस एजेंडे के तहत सरकार एक नई योजना लाई है। इस योजना के तहत बेरोजगारी दूर करने के लिए माली प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रदेश के 2500 युवाओं को 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार की इस योजना पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस को इस योजना में धोखा नजर आ रहा है। ये निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूं कुछ कांग्रेसी भी लोग, कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण को ले लें ताकि उनको समझ में आ जाए बगिया को कैसे संवारा जाता है, कैसे पौधे रोपे जाते हैं, कैसे फूलों को उगने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है। अब माली पर लाकर उस रोजगार की भूमिका को निभाने की सरकार ने प्रतिज्ञा ले ली है, तो यह बेरोजगारों का अपमान और उनके वायदों के साथ धोखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए कुपवाड़ा जिले में 2 कोचिंग सेंटर्स खोले गए हैं। कामयाब उम्मीदवारों के लिए कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा में ये सेंटर्स खोले गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर की हिदायत पर जिला प्रशासन ने ये सेंटर खोले हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने उम्मीदवारों को लेक्चर आज खुद दिए। डिप्टी कमिश्नर ने छात्रों पर जोर दिया कि वो इस मुफ्त कोचिंग का फायदा उठाएं। बैक टू विलेज के चौथे मरहले के तहत कुलगाम में कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में बड़ी कार्यक्रम के तौर पर डीके मर्ग ब्लॉक में लोग उपस्थित रहे, जहां कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे माल और विजय कुमार भिदोरी ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी कुलगाम सहित दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। डीएच पुरा में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत स्पेशल सेक्रेटरी जल शक्ति डॉक्टर जीए नित्तू ने शिरकत की और कई डेवलपमेंट्स के कामों का इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम के आयोजन होने पर लोगों के मसले भी सुने। आपका पहले से स्थिति अच्छी हुई है या नहीं हुई है, और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, जैसा आपने अभी खुद ही देखा होगा और आपने कवर भी किया होगा, कि इसमें ओपन डिस्कशन है। मतलब हमने ये नहीं कहा कि आप सही बोलिएगा, जो आपको फील होता हो। तो हमें पता चला कि हमारी कहाँ कमियां हैं, हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और किस तरह से इसमें और आगे जाएं। इस बार जो मेन है, जैसे मैंने कहा कि स्कीम्स का एक तरह से क्रॉस चेक हम अपना कर रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस खुद ले रहे हैं। चौथे फेज में इस वक्त है डीएच पुरा कुलगाम में,
तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छा मौका मिला है तो रिव्यू के पहले जो B2B प्रोग्राम हुए हैं उसमें किस हद तक हमारी उपलब्धियाँ हैं, किस हद तक हम कामयाब हुए हैं। और एक्चुअली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं, लोगों की जो भागीदारी होती है प्लानिंग में, ये उसके लिए B2B एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। बख्तूर ब्लॉक में इजमर्ग चोटीवारी में जलिंदोरा इलाके में मोबाइल नेटवर्क के बगैर लोग रहते हैं, जिस वजह से इन इलाकों के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इन इलाकों में भी मोबाइल टावर लगाए जाएं। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जलिंदोरा चोटीवारी जो है टावर के बगैर है। पिछले साल डीसी साहब ने आश्वासन दिया था जैसे आपके टावर हम लग जाएंगे उसके बाद जो गांव काट के रह जाएगा हम उनको टावर देंगे। लेकिन बातचीत में अभी दोबारा इस टाइम एयरटेल के टावर आए हुए, दोबारा उसी जगह पर टावर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी पहले ही नेटवर्क चल रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द हमारे को टावर दिए। इजमर्ग जलिंदोरा चोटीवारी नई बस्ती टावर के बगैर है, जबकि इनके कोई भी साधन नहीं। डीसी साहब ने हमको यहाँ पर मीटिंग में, पुलिस चौकी इजमर्ग में मीटिंग में वादा दिया था कि आप सबसे पहले इजमर्ग में लगेगी, और आज भी टाल मटाल हो रहे हैं। हम बेकार पड़े, हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं डीसी साहब से कि हाल 2 जगह काम चल रहा है। हमारा इजमर्ग में ज़मीन भी दिया है ज़मींदार ने, 2 साल से वो जमीन भी बेकार पड़ी है, वहाँ पर नहीं, इजमर्ग में टावर नहीं लगा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जिला गांधरबल के कंगन बुनीबाग इलाके का वाहिद खेल के मैदान को 2019 से मलबा डालकर खराब कर दिया गया। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि खेल के मैदान को असली शक्ल में लाया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। खस्ताहाल ग्राउंड में खेलने से कई खिलाड़ी जख्मी हो चुके हैं और स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से इस ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ग्राउंड को बचाने के लिए इस ग्राउंड को जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले करने की अपील भी की है। यहाँ पे ना हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं, ना फुटबॉल खेल सकते हैं, इनके ना क्रिकेट खेला जा सकता है। फुटबॉल खेलते थे छोटे बच्चे, फिर भी लास्ट टाइम यहाँ पे इंजरीज हुई, एक का शोल्डर जो है डिसलोकेट हो गया, एक इंजरी टांग में हो गई। बस हमारी यही डिमांड है कि ये यूथ सपोर्ट्स को दिया जाए, नरेगा काम बिल्कुल बंद करें। और यहाँ पे देख सकते हैं जो रोड है दोनों तरफ से लिया जा रहा है ग्राउंड को, और आप देखिए कितना लैंड ज़ाया कर रहा है बस। और यही डिमांड है कि रोड भी एक साइड से लिया जाए। हम लोगों को यहाँ पे खेलने के लिए जगह ही नहीं है। अब हम खुद यहाँ पे मेहनत करते और ये पत्थर वत्थर हटाते हैं तो खुद यहाँ पे खेलते। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स ये है तो उन्हीं के तहत दिया जाए, जो ग्राउंड का काम है वो उन्हीं को सौंप दिया जाए। ये जो नरेगा वाले यहाँ पे आते लाख 50,000, तो इससे तो कुछ बनने वाला है नहीं यहाँ पे। माझावा मागाम में रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन हादसे में एक शख्स अपने दोनों पांव से महरूम हो गया। जानकारी के मुताबिक आरमपुरा पटन से ताल्लुक रखने वाले 32 वर्षीय नजीर अहमद रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की नीचे आ गए, जिसके नतीजे में इस शख्स के दोनों पांव जिस्म से जुदा हो गए। लोगों ने नजीर को मागाम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद श्रीनगर सुरा मुंतकिल कर दिया, यानी रेफर कर दिया। नजीर अहमद ने MA किया है और उसे पुलिस में नौकरी भी मिली थी, लेकिन अचानक जहनी तनाव का शिकार हो गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। रफियाबाद के कंडी ब्लॉक में बैक टू विलेज के दौरान सैकड़ों लोगों और अवामी नुमाइंदों ने अपने मसाइल विजिटिंग ऑफिसर और विभिन्न सरकारी महकमों के अफसरान के सामने रखे। ये प्रोग्राम बहरामपुरा रफियाबाद के इलाके में आयोजित हुआ, जिसमें लोगों, PRIs और विभिन्न सरकारी महकमों के ओहदेदारों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। इलाके के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि सरकार के इन प्रोग्रामों से यकीनन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बैक टू विलेज का पूरा प्रोग्राम है, इसमें मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि मैं अपने ब्लॉक को सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं लोगों के साथ मिल के, लोग और मैं एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि हम हर एक डिपार्टमेंट जब हमें अपने डिलीवरेबल्स के बारे में बता रहा है तो उससे मुझे इतनी खुशी और प्राइड महसूस हो रही है। हम पूरा अपना जितना मेरे ख्याल से 3-4 साल का काम है वो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ हमने कुछ किया है। बानीपुरा शाहरा पर सोनावारी के विभिन्न स्थानों पर सड़क किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय के मुताबिक यहां रात के वक्त में कहीं से लोग गाड़ी में ये कचरा यहां पर फेंक कर चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग पर फेंके गए इस कचरे की वजह से इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त में लोगों को यहां चलने फिरने में खतरा रहता है।
और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सफाई करने की अपील की है। हाईवे है शिलवत सोनावारी का, जो बांडीपोरा से श्रीनगर का जो शहरा है, उसके बिल्कुल शिलवत इलाके के पास में ही यहाँ रास्ते के किनारे जो हाईवे है उसके बिल्कुल किनारे पे जो है कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अब ये नहीं पता है कि ये म्यूनिसिपल वाले डाल रहे हैं, कौन सी म्यूनिसिपलिटी डाल रही है, कहाँ की, ये तो हमें नहीं पता है, या कोई लोकल ही डाल रहा है। स्कूली बच्चों का आना जाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से शादीपुरा के लिए, हाई स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, रास्ते में कुत्ते बैठे होते हैं जो यहाँ कचरे के ढेरों में बैठे होते हैं, वो उनको काट लेते हैं, उनका आना जाना ही मुश्किल होता है। मौसम बच्चा आसान पकान, लेडीज आसान पकान, पत हून बेहवान, यम हून पत इमन बच्चन पे अटैक करान, इमन लेडीजन पे अटैक करान, ये छोड़ गोस न अत पेन। और बड़ी खबर यह है कि अवंतीपुरा के खांडीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके का घेराव किए हुई हैं और आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर अवंतीपुरा के खांडीपुरा से, जहां पर इनकाउंटर जारी है। और आपको बता दें कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, मुहासरे में ले लिया गया है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम मौजूद है खांडीपुरा अवंतीपुर में, जहां कई देर पहले एनकाउंटर शुरू हुआ था। अभी भी इस इलाके में दोबारा फायरिंग हुई और ये जो इलाका है इसे मुहासरे में लिया गया है। आप सुन सकते हैं ये जो फायरिंग की आवाज़ें, आप खुद भी सुन सकते हैं। अभी भी फायरिंग यहाँ शुरू हो गई है और ये जो इलाका है, इस इलाके को पूरी तरह मुहासरे में लिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर उन्हें आर्थिक रूप से फाल किया जाए तो मजमूई मुल्क की पैदावार यानी जीडीपी दुगनी हो सकती है। महिलाओं को बराबरी के हुकूक की फराहमी के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर शारदा AL डायरेक्टर पॉपुलेशन फर्स्ट यानी PF ने आज मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 12वीं लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स बराए सनफी हसासियत की मुनक्किद की गई, जिसका एहतमाम कल होने वाला है। Population, yes, there is UNFPA mandate and embassy of Norway. I know occasionally you see the ambassador of Norway, we discuss things. Just 2 days back also we had a discussion and all of us are concerned. So, population is one area where we are striving very hard. Professor Shahida is last week there was a workshop also, there was seminar. So this is how you see we are moving forward. And women education is, of course, as you know, our campus is evenly divided. I mean, in the sense that, you see, as far as our admissions are concerned, we are taking into consideration all the aspects of, co-education. Girls and boys, both of. We have our hostels. Last year, we accommodated, more than 100 girls on the basis of their persistent demand. Parents still, they feel comfortable when their daughters, stay on the campus and the hostel accommodation is provided to them. Living in a PG accommodation is, yes, not very comfortable. आगे बढ़ेंगे। एक्स MP अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से योगी हुकूमत की तारीफ किए जाने के बयान पर योगी हुकूमत के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद और उनकी पत्नी CM योगी से खौफजदा होकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अतीक अहमद और उनकी पत्नी की तरफ से योगी सरकार की तारीफ करने से अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह भी कहा कि योगी सरकार का बुलडोजर अभियान जारी रहेगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों अतीक अहमद ने लखनऊ में अपनी पेशी के दौरान योगी सरकार की जमकर तारीफ की थी। इस तरह उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम योगी से मिलने की दरखास्त की थी। ऐसा है, वो ये जो जितना बयानबाजी कर रहे हैं अतीक और उनकी धर्मपत्नी, वो उनका भय है। जो भय आ गया है ना, इसलिए वो तारीफ करने में आए हैं, ना तो उनके ऊपर उनको लगता है कि कार्रवाई कहीं कम हो जाएगी। ये गलतफहमी है। कानून अपना काम करेगा। जो उन्होंने गलत काम किए हैं उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये योगी राज है। यहाँ पे कानून का राज चलेगा। जहाँ पे जरूरत है वहाँ चलेगा। मध्य प्रदेश के एनुअल सेरेमनी डे पर जहां सरकार की सतह पर 7 दिवसीय प्रोग्राम मनाने का सिलसिला जारी है, वहीं भोपाल गैस मुतासरीन ने अपनी मांग को लेकर तहरीक तेज कर दी है। एमपीडी पर गैस पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और हुकूमत पर उनके मसाइल की अनदेखी करने का एक बार फिर से आरोप लगाया। अभी तक जो भी आंकड़े पेश किए हैं सरकार ने वो गलत हैं। सही आंकड़े अदालत में पेश करें, क्योंकि 12 साल बाद सुनवाई पे आया है। 2010 में सुधार याचिका लगाई थी, 2022 में ये सुनवाई पे आया है और ये आखिरी मौका है। इसमें अगर सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिए तो गैस पीड़ितों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और जिस तरह संगठनों ने इस याचिका में अपनी मांग रखी है कि हर एक गैस पीड़ित को 6 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, 646 करोड़ रुपए 646 अरब रुपए मांगे हैं संगठनों ने और सरकार ने मांगे 93 अरब। तो 93 अरब में गैस पीड़ितों को एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तो हम 1 महीने सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार जागे और गैस पीड़ितों के लिए हक दिलाने का काम करे, ताकि गैस पीड़ित इज्जत की ज़िंदगी जी सके और उन्हें उनका मुआवजा मिल सके। इसके लिए हमारा यह अभियान चालू है और अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस पीड़ित भोपाल से दिल्ली जाएंगे। 2 दिसंबर की रात में 3 दिसंबर को रसायन मंत्री के बंगले पर पहुंचेंगे और उनसे मांग करेंगे कि आप आंकड़े सही कीजिए, ताकि 10 जनवरी को जजों को आसानी हो सके फैसला देने में और कंपनी को सजा देने में, कंपनी से मुआवजा लेने में आसानी हो और हमें मुआवजा मिल सके। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, मगर जो गैस पीड़ित हैं उनके दर्द को भुला दिया गया है। उनका दर्द क्या है इसका गवर्नमेंट को एहसास ही नहीं है। 38 साल होने पे आ रहे हैं गैस त्रासदी को। विश्व की सबसे भीषणतम औद्योगिक त्रासदी थी, जिसमें हजारों लोग बेमौत मारे गए थे और आज भी मौतों का सिलसिला जारी है। गैस पीड़ितों को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो आज तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार द्वारा याचिका दायर की गई है, सुधारात्मक याचिका। उस सुधारात्मक याचिका में गैस पीड़ितों की शारीरिक क्षति के और मृत्यु के अभी तक सही आंकड़े पेश नहीं किए गए। शारीरिक क्षति के आंकड़े हैं वो तत्काल सुधारे भारत सरकार और मृत्यु के सुधारे, ताकि गैस पीड़ितों को सही इंसाफ। फिलहाल इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल मेरे साथ। नमस्कार।